सुबह की घटना है। ये लगभग 10 बजे की 11 बजे के आसपास की घटना रही होगी। आज मेरे अंदर से एक बहुत जबरदस्त विचार कौंधा, और वो विचार ऐसा कौंधा कि पूरे दिन उस विचार को लेके चिंतन चलता रहा। हर पहलू पे उसके मैं सोचता रहा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई विचार ऐसा आए जिस पे मैं दिन भर चिंतन करूं, वरना मैं बहुत फास्ट चिंतन करके उस विचार को साइड में कर देता हूं। लेकिन ये विचार इतना ज्यादा आत्मिक था, इतना ज्यादा अंदर से कहीं डीप आया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे स्वभाव के विपरीत विचार था। विचार ये था कि अब देखो, मैं जो कह रहा हूं तो इसका मतलब ये मत सोचना आप सखा कोई नया काम शुरू कर दिया। ये मैं पहले बता दूं, तुम लोग ऐसा बहुत सोचते हो कि अब सखा कोई नया काम। मैं एक विचार बता रहा हूं कुछ काम नहीं शुरू करने वाला बता रहा हूं। विचार था कि मैं एक वृद्धाश्रम खोलूं, और ये विचार के संबंध में वृद्धाश्रम शब्द या वृद्धाश्रम खोलने की बात सन 95 में 95 में यही विचार मेरे पिता के अंदर आया था। जब उन्होंने अपनी 70 बीघा जमीन उस समय हमारे पास थी, तो उसको दान तक करने के लिए उन्होंने विचार बना लिया था। एक व्यक्ति को वो दान भी कर दे रहे थे, मतलब उन्होंने तो पूरा कर ही दिया था, लेकिन खैर पता लगा कि वो व्यक्ति फ्रॉड है, तो उस पर उन्हें रोक लिया। तो ये सबसे पहले विचार वहां मैंने सुना था, और उस समय मेरा उस पर जवाब था। मैंने कहा, पापा क्या आप बूढ़ों के लिए आश्रम खोल रहे हो? खोलो तो जवानों के लिए खोलो, जवान के लिए आश्रम होना चाहिए, बूढ़ों के लिए आश्रम खोलने की बात। लेकिन आज जब मेरे अंदर ये विचार आया तो इतना गहरा ये विचार था कि मैंने तुरंत ही उस विषय पे चिंतन मनन शुरू कर दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसी कैसी बातें आ सकती हैं। यहां तक कि ये भी बता दूं कि ये विचार केवल विचार के रूप में नहीं आया, इसे आगे कभी ना कभी किसी वक्त मैं करूंगा जरूर। लेकिन विचार के साथ साथ जो चिंतन आया वो ये आया कि वृद्धाश्रम कैसा होना चाहिए। पहली बात तो वृद्धाश्रम क्यों होना चाहिए, इसके पीछे एक कारण था। मैं काफी समय से ये देख रहा हूं कि लोगों को, बूढ़े, बीमार, तकलीफ में पड़े हुए, किसी के बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे, किसी को और कुछ चल रहा, बहुत तरीके की चीजें लगातार देख रहा हूं। समय के साथ साथ उन चीजों की सार्थकता और व्यर्थता दोनों से परिचित होता हूं। फिर अभी शाम को ऐसी बात करते करते उत्सव कटारिया लड़का है, तो उसने कॉल कर लिया, तो मैं ऐसे कुछ बातें बता रहा था, तो मुझे लगा कि वो आपके काम की भी हो सकती हैं। जैसे आजकल वो कुछ विचारों में बहुत उलझा हुआ है, फ्लैट अर्थ, दुनिया बदलना, लोगों का भला, एक बहुत सारे इस विचारों में अटका हुआ है। तो मैं भी इन विचारों में काफी सारे समय अपना दिया है, अटका रहा हूं। और दुनिया बदलने की अपनी अपनी फिलॉसफी लोगों की रही है। किसी की फिलॉसफी रही है खुद बदलो, आनंदित हो जाओ, दुनिया आनंदित हो जाएगी। किसी को लगा है नहीं, दुनिया को आनंदित करना है। किसी को लगा है कोई विचार में इम्प्लीमेंट कर दूं पूरे दुनिया में तो दुनिया आनंदित हो जाएगी। ऐसा बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में लगभग हर चीज को थोड़े थोड़े समय तो मैंने जिया है, देखा है गहराई के साथ। तो आज ही की दोपहर की एक घटना है कि एक लड़का मुझसे मिलने आया छत्तीसगढ़ से। 3 दिन से वो बाई बस जर्नी कर रहा था, बदल बदल के 3 दिन से। कल रात को वो यहाँ पहुंच गया था, तो कहीं पे रुका। सुबह वो मुझसे मिलने आया, 1 घंटे के लिए उसका टाइम था। उस लड़के के पास भी यही विचार था कि दुनिया बदल देनी है, दुनिया बदलनी है। उसको बहुत दुनिया बदलने का मन कर रहा था। तो मेरे पास वो सलाह लेने आया था कि उसे लगता था कि वो जो सोच रहा है क्या वो सही है। तो उसका पहला कंसेप्ट ये था कि मैं एक फिल्म है शिवाजी करके, उसमें जिसमें रजनीकांत जो है वो ब्लैक मनी जिन्होंने दवाई रखी होती है उनसे लूटता है,
और फिर उससे लोगों की मदद करता है। तो उसका प्लान था कि वो भी कुछ ऐसा करे। तो मैंने कहा देखो बेटा, फिल्मों में जितना आसानी से लगता है कि वो लूट लो इनकी और फिर लोगों की मदद करो, मैंने कहा जितना आसान दिखता है इतना है नहीं, और मुझे लगता नहीं कि तुम ये कर पाओगे जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों को भी जानता हूँ और मुझे पता है कि अभी ये डे बाई डे मुश्किल होता जा रहा है। तो फिलहाल ये संभव नहीं है। तो फिर उसका दूसरा विचार ये आया कि आप मुझे कोई तंत्र की ऐसी शिक्षा दे दो, मैं तंत्र के प्रयोग करूं और कुछ साधनाएं करने के बाद मैं दुनिया को बदल डालूं। तो मैंने कहा ऐसा भी कुछ होता नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर बहुत लोग कर चुके होते जो अपने आप को तंत्र का ज्ञाता कहते हैं। तीसरा उसका विचार था कि चलो किसी आश्रम में रहने के लिए आप बता दो, फिर मैं सन्यासी हो जाता हूँ सब छोड़ छाड़ के। अब बस आप मुझे एक आश्रम बता दो जो कहीं पहाड़ों पे हो, सुंदर सा अच्छा सा। तो मैंने कहा ये भी प्रॉब्लम है कि पहले आश्रम बताओ, फिर सुंदर सा हो, फिर अच्छा सा हो, फिर वहां भी कोई तुम्हें दुनिया में गलत होता ना दिख रहा हो, जबकि आश्रमों में तो बड़ा गलत लगेगा। बाबा जी खुद माल खा रहे हैं और लोगों को नहीं खिला रहे हैं, बाबा जी गद्दी पे बैठ रहे हैं और जमीन पे बैठ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें तो वहां भी बहुत बोला। हाँ, मैं ऐसा एक आश्रम में रह के देख चुका हूँ, मैंने बहुत देखा गलत होता है। तो मैंने कहा फिलहाल अभी तुम भटको, अभी इस समय तुम्हारी भटकने की उम्र है, तुम भटको। और मैंने कहा कि भटकने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ पे गलत थे, लेकिन अगर मेरी मानना चाहते हो तो तुम अभी जाओ सड़क पे निकल के, और जिस दुनिया को तुम बदलने की सोचते हो उसी दुनिया में तुम 100 लोगों की तलाश करो जो ये कहें कि जैसा आप बदलने की सोचते हो वैसा बदल दो मेरे जीवन को। ऐसे 100 लोगों की तलाश करो और देखना तुम्हें लोग नहीं मिलेंगे वैसे, क्योंकि फिर तुम्हें उनके अंदर कमियां लगेंगी कि वो जैसी मांग कर रहे हैं वो गलत है। तो इस तरीके का मैंने उससे जब बात कही तो खैर वो बोला बस यही जानने आया था, 3 ही प्रश्न थे और कुछ नहीं। फिर वो चला गया। फिर शाम को उत्सव से बात हो रही थी, वो भी लगभग इसी तरीके की चीजों में डूबा हुआ। तो मैंने कहा उत्सव, अगर तुम अर्थ फ्लैट भी हो तो इससे क्या हो जाएगा? मान लो कल को तुम सिद्ध कर दो कि अर्थ फ्लैट है, सूरज निकलना बंद हो जाएगा, मोदी जी जो है गद्दी छोड़ देंगे, या दुनिया के लोग जो हैं अपने खाने पीने की तरकीबें बदल देंगे, या भोजन के पीछे भागेंगे नहीं, या शादी विवाह होना बंद हो जाएगा, या कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे, या मतलब क्या होगा? गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, या कल से पेट्रोल फ्री मिलने लग जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लैट अर्थ है कि गोल अर्थ है, क्या फर्क पड़ रहा? तो हंसने लगा। तो मैंने कहा देखो बात ऐसी है कि सबसे सही तरीका है, लेकिन वो चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो अभी तुम्हें शायद समझ में नहीं आएंगी। जैसे आप लोग मेरे व्यूअर्स जो इसमें देख रहे हैं उनमें से कुछ जवान होंगे, कुछ बूढ़े होंगे। जवानों को मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी और बूढ़े कहेंगे आदमी बात सही कह रहा है, अनुभव की बात है। अच्छा, मैं बिल्कुल ऐसे ही बता दूं कि जब जवानी में मैं था और ऐसी बातें करता था तो मेरे पिता मुझे जब समझाते थे मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं उनके खिलाफ होता था। तुम बात गलत करते हो, दुनिया बदली जा सकती है, प्रयास करोगे नहीं तो फिर कैसे बदलोगे, तुम गलत हो बिल्कुल एकदम, है प्रयास करना चाहिए। तो वो भी कहते बेटा मैंने बहुत प्रयास किया वो कहते थे ऐसे, लेकिन मैं कहता था नहीं, तुम्हारे प्रयास में गलतियां होंगी, तुमने सही से नहीं किया होगा, तुम समझते नहीं हो चीजों को, तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया कैसे बदली जा सकती है, मुझे पता है। फिर मैंने भी बदल के देख ली दुनिया। खैर बदलते 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 पता लगा दुनिया कभी नहीं बदलने वाली। इसको बदलने की बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक काम हो सकता है और उसकी समझ भी कम लोगों में आती है। सच बात तो यह है कि जब आदमी जवानी के नशे में चूर होता है तो उस नशे के चूर में जब जवानी से और बुढ़ापे की तरफ थोड़ा सा कदम रखने लगता है तो उसको बुढ़ापे में आने वाली दिक्कतें दिखने लग जाती हैं। तो एक तरीके के लोग होते हैं जो धन बचाने लग जाते हैं, बुढ़ापे की सेविंग करने लग जाते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो संबंध अपने अच्छे करने लग जाते हैं कि बेटा बहू ख्याल रखेंगे बुढ़ापे में, जरा इनको सही कर दें, अच्छी बहू ढूंढ लाओ, बेटे को संस्कार देने लग जाते हैं। लेकिन मेरा अपना ढंग रहा कि मैं अकेले, अभी तक यही ढंग रहा मेरा कि मैं अकेले जीने की कला सीख लूं।
और कोई भी ना हो तो जी सकूं। मैंने हमेशा से वो कला सीख रखी है। ये बात अलग है मेरे निकट लोग रहते हैं, कल रहे ना रहे उसका कोई मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैंने ये कला सीख रखी कि वो होंगे तब भी मैं अकेले जी सकता हूँ, वो नहीं होंगे तब भी मैं अकेले जी सकता हूँ। लेकिन इसके बीच एक बात ये आई कि अकेले भी क्यों जीना। हाँ, ये बात आई क्या मैं फिर मैं रिश्तेदारों के बीच और दुनिया के बीच जीने लगूं, वो भी क्यों जीना। ये पूरी दुनिया ही इतने समय बाद समझ में आई है कि मेरी अपनी ही है, यहाँ कोई खास नहीं अपना और खास पराया नहीं, सब अपने ही है। तो फिर एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया कि हमेशा से एक शब्द सुना था, जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप की अपनी एक लड़ाइयां हैं, सदा से हैं, सदा से। तो क्या ये जनरेशन गैप भरा जा सकता है? क्या ये जनरेशन गैप को भरा जा सकता है? लेकिन कैसे भरा जाएगा? जिनके पास अनुभव हैं उनके पास अब जवानी वाली ताकतें नहीं है, उमंगे नहीं है। जिनके पास उमंगे हैं उनके पास अनुभव नहीं है। ये दोनों ही सदा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि आजकल एक खोज हो चुकी है जो मेरे हाथ लगी है। वो खोज ऐसी हो सकती है, ऐसी है कि जिसमें बूढ़ों को जवान बनाया जा सकता है। बूढ़ों को जवान का अर्थ है कि बूढ़े जिस शक्ति को अपने शरीर से जाता अनुभव करते हैं उनको उस शक्ति से भरा जा सकता है। ये मेरे पास खोज हो गई। कोई भी बूढ़ा आके ये कर सकता है कि वो अपने आप को थोड़ा जवान जैसा बना सके। तो जब ये खोज हो गई तो मैंने सोचा कि एक उल्टा प्रयास किया जाए। उल्टा प्रयास किया जाए ये कि जो अनुभव वाले लोग हैं, जिनको जिंदगी के अनुभव हैं, और 3 तरीके के बूढ़े हमने देखे, अभी तक 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तरीके के मोस्ट ऑफ बूढ़े देखे। एक तो बूढ़े ये देखे जिनके पास सब कुछ है, धन है, सब है, परिवार भी है, लेकिन वो अपने घर में अकेले पड़े रहते हैं, हमें कोई पूछता नहीं। अब बच्चे उनके साथ बात करने में रस नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज होम भी लोगों ने खोल लिए। वो पैसे लेते हैं मंथली उनसे और उनके लिए ओल्ड एज होम खोल रखे हैं और चलाते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है। फिर ऐसे भी सेकंड ग्रेड के लोग हैं जिनके कंडीशनल बच्चे बहू उनके साथ रहना नहीं चाहते, या बहू से उनकी नहीं बनती, या बेटे से नहीं बनती, या फिर कहीं जॉब के कारण बेटा बहू बाहर रहते हैं, वो अकेले हो गए हैं, तो किन्हीं कारणों से कोई बाहर चला गया है। तो ऐसे लोग भी दूसरे तरीके के बूढ़े हैं जो ओल्ड एज होम तलाश करते हैं। फिर एक तीसरे तरीके के बूढ़े हैं जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, घर में पैसा भी नहीं है, बच्चे और बेटे रखना भी नहीं चाहते, वो उनसे भगाते हैं उन्हें, और शारीरिक असमर्थताएं भी उनकी हैं। तो ऐसे लोगों को भी लोग ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज होम चलते हैं, गरीबों वाले, जहाँ पैसे भी नहीं होते, कोई सुविधाएं नहीं होती, खाने पीने को देते हैं, और ओल्ड एज होम वाले चंदा इंदा इकट्ठा करके और उनके जीवन को चलाते हैं। 3 तरीके के तो लोग ये हो गए। अब जैसे ही मैं ओल्ड एज होम की बात करूंगा नए तरीके की, वैसे कुछ और टाइप के भी बूढ़े होंगे, उनकी भी जिक्र कर लेना मुझे लगता है जरूरी है। फिर एक ऐसे बूढ़े होंगे जो जिंदगी से फ्रस्ट्रेट रहे होंगे, जिन्हें मतलब जो सच में गलत भी होंगे, क्योंकि बूढ़ा भी तो गलत हो सकता है, बूढ़ा का मतलब अच्छा तो नहीं है, बूढ़ा गलत भी हो सकता है। तो ऐसे बूढ़े होंगे जो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, उन्हें लगेगा सखा जी वो ओल्ड एज होम टाइप का कह रहे हैं तो चलो सखा जी के घर चले, सखा जी के कुछ स्त्रियां भी रहती हैं, वो थोड़ा बुढ़ापे में थोड़ी मस्करी टाइप की हो जाएगी, कुछ इस टाइप के भी छिंद्रे जिनको बोलते हैं ना, कुछ बूढ़े होते हैं छिंद्रे टाइप के, ऐसे बूढ़े भी होते हैं, तो इनकी बात भी कर रहा हूं। फिर कुछ ऐसे बूढ़े भी होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, जिन्हें कुछ करने की तमन्ना होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ अनुभव होता है। अच्छा, उसमें एक तो वो करना चाहते हैं जो सबके गुरु हो जाना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा बूढ़ों की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुछ टैलेंट को लिए होते हैं, नई चीजों को वो दुनिया में करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, या उनको नए समय के हिसाब से चलने की सामर्थ्य नहीं होती, और शरीर भी अपने में दिक्कत दे रहा होता है। तो ये 5 तरीके के बूढ़ों की मैंने बात कर दी। तो मेरे ओल्ड एज होम की जो परिकल्पना थी उसमें ये थी कि पहला बात तो ये कि हमारा ओल्ड एज होम चंदे पे नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि ओल्ड एज होम में
सभी तरीके के बूढ़ों के लिए प्रवेश होना चाहिए, सभी तरीके के, इवन की छिंदरे वाले भी, है ना। तो छिंदरे वालों को भी प्रवेश होना चाहिए। अब छिंदरे वाले सुन के खुश होने लगे होंगे, कोई बात नहीं, खुश हो लो, लेकिन छिंदरों को सुधारना भी तो हम जानते हैं, वो उन्हें भी पता नहीं है। खैर वो अभी हम सूत्र नहीं बताएंगे, नहीं पहले से तैयारी करके आएंगे। तो कुल मिला के सभी तरीके के बूढ़ों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बूढ़े रहें, जिसमें कुछ जो शारीरिक रूप से समर्थ हैं उनको और समर्थ किया जा सकता है अपने जो थेरेपी द्वारा, और उनके अनुभवों के उससे कुछ काम किए जा सकते हैं। बल्कि कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं ये कि एक ऐसा ओल्ड एज होम जो जवानों के आश्रमों से, जवानों के क्लबों से ज्यादा आनंददायी हो, बस शॉर्ट में अगर समझो तो एक ऐसा ओल्ड एज होम जहां बूढ़े ही अपनी ऐसी सामर्थ्य इकट्ठी करें कि जवान भी देख के जलने लगे कि यार ये बूढ़े तो कितनी मस्ती कर रहे हैं। मतलब आप समझो एक नए टाइप की कल्पना की बात कर रहा हूं, मतलब जैसे समझ लो कि डिस्कोथिक होता है ना, तो डिस्कोथिक में कुछ लोग घुसना चाहते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो कहते हैं यार मेरी तो है नहीं, मैं घुस जाऊं। अब वो कहते हैं नहीं, और यहाँ बिना बिना लड़की के प्रवेश नहीं है, तो बाहर रहो। तो बेचारे बाहर खड़े होकर परेशान होते हैं, हाय हम कब घुस पाएंगे, कब गर्लफ्रेंड होगी, जेब में तो पैसे हैं, घुसना चाहते हैं, घुस नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में जैसे डिस्कोथिक में घुसने के लिए ये तरसते हैं, ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं बैन नहीं, ऐसे ही लोग ओल्ड एज होम में जुड़ने के लिए तरसें, जवान तरसें, जवान तरसें। और दूसरी तरफ ओल्ड एज होम में जितने बूढ़े इकट्ठे हों वो सच को उपलब्ध हों। मैं उनको सत्य बोलना सिखाना चाहता हूं। सत्य भी वो वाला नहीं जिसमें वो किसी की निंदा करें, सत्य वो वाला भी नहीं जिसमें वो अपनी तारीफें करें, ना तारीफें अपनी करें ना किसी की निंदा करें, बल्कि वो दुनिया को बताएं कि जिन सब चीजों को वो पाने के लिए तरसते थे, जिनको वो मूल्यवान समझते थे, जिन चीजों के लिए उन्हें लगता था कि सब कुछ वही है, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब पाने के बाद पाया कि सब व्यर्थ था। जीवन की व्यर्थता बताने का साहस करें और जीवन के अनुभवों की सार्थकता दिखलाने के लिए काम करें। तो मेरा ये है मानना कि अब वो वक्त आ गया है कि सखा के जीवन में एक और चीज घटेगी, और वो यही होगी कि मैं एक ओल्ड एज होम का भी स्थापना करूं, और वो ओल्ड एज होम में जो है लोग बूढ़े भी हों, जवान भी हो सकते हैं, जो अपने आप को समझ से बूढ़ा मानते हैं, तो ऐसे जवान भी होंगे। बस सखा परिवार का ही एक पार्ट समझ लीजिए, और सखा बुजुर्ग परिवार है ना, क्योंकि समय के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं सब। मैं पता नहीं बूढ़ा लग रहा हूं आपको, नहीं लग रहा हूं मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित ही अब ये मेरे पिता का स्वप्न है इसलिए मुझे मिल गया, या इसकी वास्तविक जरूरत है इसलिए मुझे मिल गया, या कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं सखा जी अब बूढ़े होने लगे इसलिए ऐसा सोचने लगे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। किसी भी कारण मिला हो, मुझे एक विचार मिला जो इतना आत्मिक था कि मुझे 24 घंटे सोचने पर मजबूर किया। तो सखा के कुछ नंबर्स हैं, इसमें एक नंबर जो है आपको सबको पता ही चल जाएगा, ढूंढ लोगे आप लोग, ये जो वीडियो पढ़ रहा है इस आदमी के नंबर मिले तो मुझसे बूढ़े संपर्क कर सकते हैं अभी से। मैं भी कुछ बूढ़ों को अपने साथ रख के 2 4 5 अनुभव से गुजरूं, उनके झक्कीपन से, उनके बदमाशियों से, उनकी बदतमीजियों से रूबरू हूं, उनकी खूबियों से रूबरू हूं, उनके जीवन की उमंगों से रूबरू हूं, उनके जीवन की निराशा को पहचानूं। तो मैं थोड़ा अभी से इसकी तैयारी करने तक चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सखा वेलनेस की थेरेपी के जल्द ही जो है, मैं नहीं जानता कहाँ, लेकिन जल्द ही जो है सखा वेलनेस की तरफ से शहरों में जो है वो फ्री के कैंप कुछ शुरू किए जाएंगे। फ्री कैंप का अर्थ है वो भी एक क्राइटेरिया होगा, और सिर्फ कोई एक ही आध रोगों के लिए और मुझे करने का मन है, तो उसकी प्लानिंग चल रही है। जैसे ही वो हो जाएगी, कौन सा रोग होगा कि जिसको हम ठीक करेंगे और किस शहर से इसका आरंभ करेंगे तो पूरे इंडिया में। तो ये फ्री कैंप्स के लिए भी एक तरफ सखा परिवार ट्रस्ट जो है काम करने जा रही है। तो फिलहाल आप सबको ये सूचना, ये जानकारी देनी थी
कि मुझे मालूम है कि मैंने आज तक जिंदगी में जितना सीखा है उसमें से आप लोगों से बहुत सीखा है, आपकी गालियों से, आपके प्रेम से, आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है आप अपने प्रेरणादायक, गाली भरे, प्रेम भरे या अपने स्वभाव के अनुरूप जैसा भी कमेंट्स करना चाहें नीचे कमेंट जरूर करें। हाँ, अंत में कहता हूँ, कुछ लोगों ने लाइव है बीच में देखना शुरू किया होगा, उनसे कहता हूँ कि मेरा ये वीडियो शुरू से देखना शुरू करो, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मैं कह क्या रहा था। आज इतना ही, मौज में आ गया था, मौज में हूँ, मौज में जी रहा हूँ और मौज में ही कुछ और भी करने के लिए प्रेरित हुआ। इसके लिए अस्तित्व को प्रणाम। आप सबको गुड बाय।